Good morning, everyone. बिल्कुल लिखते जाइए। नमस्ते। हो गया? इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। कल आप लोगों को कार्बनिक लवर सारे बताई दिए गए थे, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन सब बताए थे ना, टिटरी लाइपेज, यस और नो बताए थे ना। गुड। ये यहाँ क्यों लिखवाया जा रहा है, इसका एक बहुत मेन कारण है। आप लोग जब भी लिखते हैं, अगर डाइजेशन आता है, केमिकल कॉम्पोजिशन जरूर लिख कर आना है। ज्यादा नहीं लिख सकते, कुल मात्रा तो याद करनी ही करनी है आपकी। ठीक है। एक आपके HCl के सीक्रेशन की वजह से सिर्फ जठर रस ही ऐसा रस है जो कैसा हो जाता है, अति अम्लीय हो जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें आपका HCl मिलता है, इसलिए। ठीक है ना। बाकी सारे के सारे आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे, मोस्टली क्षारीय प्रकृति के। ठीक है। साथ में आपने देखा होगा, जब हमने बक्को फेरेंजियल कैविटी पढ़ा था, तो उसमें मैंने
क्या लिखवाया था, लाइसोजाइम की उपस्थिति की वजह से वो भी थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है, लेकिन वो तनु अम्लीय था, डाइल्यूटेड एसिडिक था, लिखवाया था मैंने केमिकल उसमें, है ना, कॉम्पोजिशन में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं जो कैसी होती है, अम्लीय अवस्था में होती है, बाकी सब आपके कैसे देखने को मिलेंगे, क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नियमन। नियमन, नियमन मतलब किस तरीके से इसका हम कंट्रोल, कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, नियमन करते हैं, कम और ज्यादा रेगुलेट करते हैं। जैसे अगर हम लोग चाहें पंखे कम करना चाहे कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर सकते हैं, तो ये हम इसका नियमन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेटर कहा जाता है ना नियमन करने वाले को। ठीक है, हम सब कंट्रोल नहीं करेंगे गैस्ट्रिक जूस को, हम क्या करेंगे, इसका नियमन। नियमन की क्लास अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कल हमने क्या चीज स्टडी की थी, ये था आपका स्टमक, ठीक है, आपका आमाशय था, आमाशय फिर किस में मिलता है, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। छोटी आंत को हम जनरली दो भागों में तोड़ देते हैं, कौन सा होता है, पहला भाग हो जाता है ड्यूडिनम, ग्रहणी, ग्रहणी बोलते हैं ना, तो यहां से, और दूसरा तो हम लोग पढ़ते ही है छोटी आंत में, फिर ये यही तो होता है ना। यहाँ पर मैंने कल आप लोगों को आमाशय के तीन भाग बताए थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, यही बताया था। पाइलोरिक भाग और ये ग्रहणी जो है, ग्रहणी यू आकार की नलिका होती है, जानते हैं आप सब, ठीक है। तो यहाँ पर एक वॉल्व उपस्थित होता है, क्या होता है, वॉल्व। किसी किसी बुक में छिद्र भी देखने के लिए मिलेगा, अपर्चर, बट छिद्र में और वॉल्व दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है, छिद्र एक ऐसी चीज होती है जिसमें से आप कोई भी चीज ऐसे भी पार कर सकते हैं और उधर से भी आ सकती है, एम आई राइट। छिद्र तो एक अपर्चर तो ऐसी चीज हो गई, लेकिन वॉल्व एक ऐसी चीज होती है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बार चला जाए ना, तो चीज पीछे से वापस नहीं होती है, बंद हो जाता है वॉल्व, ठीक है ना। आप कभी भी ये वॉल्व टर्म पढ़ते हो, ठीक है ना, हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, अब तो खैर है नहीं, बल्ब होते थे, बल्ब, ठीक है, बल्ब तो हम लोग चीज को बोल देते हैं, बट दैट इज अ वॉल्व, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वन ही डायरेक्शन में फ्लो करती है उसमें, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वॉल्व। और किसी किसी बुक में पाइलोरिक छिद्र भी दिया होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वॉल्व है, ठीक है। तो वॉल्व थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, समझ में आ रही है। तो यहां से होता हुआ अर्धपचित, अर्धपचित जो भोजन होता है, अब किस में पहुंच गया है, ग्रहणी में पहुंच गया है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे खुल रहा है, बंद हो रहा है वॉल्व, ठीक है ना। तो अर्धपचित भोजन आगे की तरफ जाएगा, फिर याद दिला रही हूँ, वॉल्व होने की वजह से ये पीछे की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाता है, समझ में आया। अब क्या होता है, जैसे ये ड्यूडिनम में जाएगा, ग्रहणी में जाएगा, तो ड्यूडिनम की जो यहाँ पर सेल्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, श्लेष्मिका सेल्स जो होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो एक प्रकार का एंजाइम स्त्रावित करती हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटेरोगेस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, एंटेरोगेस्ट्रॉन, ठीक है ना। एंटेरोगेस्ट्रोन नाम का एक पदार्थ स्त्रावित करती हैं, जिसका काम क्या होता है, स्टमक में क्या था, HCl था, HCl तो था ना। अब HCl यहाँ से अर्धपचित भोजन अंदर जा रहा है, तो ये HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में अंदर ना रह जाए, समझ में आ रही है। तो क्या करता है, ये एंटेरोगेस्टेरॉन जो है अंदर प्रवेश करके इस HCl के प्रभाव को धीरे धीरे कम करने लगता है, समझ में आया। जिससे अर्धपचित भोजन जो है उसका माध्यम क्या हो जाता है, अम्लीय से क्षारीय प्रकृति में बदल जाता है। समझ में आया इस एंटेरोगेस्टेरॉन का काम, समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, एंटेरोगेस्टेरॉन का कौन बना रहा है, ड्यूडिनम की जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे ही भोजन आपका इस तरफ आ रहा है, एक बार में तो सारा आ नहीं जाता है, जल्दी जल्दी इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो इसलिए उस दौरान ये एंटेरोगेस्टेरॉन कहाँ प्रवेश कर जाता है, HCl में, मतलब आई मीन टू से स्टमक में, ठीक है ना, वहां पर। और जहाँ पे जो अर्धपचित भोजन है, इस जगह एंट्री तो यहाँ भी कर रहा है ना, तो भोजन में HCl तो होगा ही ना, अम्लीय माध्यम तो होगा ही ना उस भोजन का,
तो उसको कम कौन कर देता है? दैट इज द एंटेरोगेस्टेरोन। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर अब भोजन का माध्यम क्या हो गया? क्षारीय हो गया। समझ में आया? क्योंकि हमें हमारे भोजन को पचाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो वो होता है क्षारीय माध्यम की, है ना। HCl का स्रावन कहीं पाचन के लिए नहीं होता है। HCl का स्रावन होता है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। हमारे सलाइवा में, हमारे लार में भी जो लाइसोसोम होता है उसका भी काम क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को मारना, पचाने का काम नहीं होता है उसका भी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर इसका भी काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ HCl के स्रावन को थोड़ा थोड़ा कम करना। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पर HCl का स्रावन जो है, ठीक है क्लास, अगर ये स्रावन बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, ठीक है, HCl जो है बहुत कम अमाउंट में स्रावित हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज अ हाइपो एसिडिटी। एसिडिटी सबने सुना होगा, सबने सुना है ना। तो यहाँ पर हाइपो, हाइपो मीन हो जाता है कम। कहीं भी आप कभी भी, अभी नहीं आगे फ्यूचर में भी, हाइपो टर्म जब भी देखेंगे, हाइपो जब भी देखो उसका मतलब होता है कम। ठीक है ना। तो अगर HCl का स्रावन कम हो रहा है, ये क्या चीज है? डिक्रीज का निशान है ना, तो कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो एसिडिटी। ठीक है। और अगर HCl का स्रावन जो है वो ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर एसिडिटी। समझ में आया? ठीक है। अब देखा, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा हमारे में कभी जलन होती है, जलन होती है ना हमें पेट में, किसकी वजह से होती है? HCl की वजह से होती है। तो उसको हम किस में रख देंगे? हाइपर एसिडिटी में रखेंगे। ठीक है। अगर HCl का स्रावन कम होगा तो हमें कौन कौन सी बीमारी देखने के लिए मिलेंगी? दैट इज अ कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम बोलते हैं कब्ज हो जाता है। ठीक है ना। एनीमिया भी होता है किसी किसी में, एनीमिया भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। कब्ज तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो हाइपो एसिडिटी से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन क्लास मेन है आपका हाइपर एसिडिटी। ठीक है ना। अगर आपके स्टमक में, आपके पेट में बहुत ज्यादा HCl का स्रावन होने लगेगा तो आपका जो पेट है, आमाशय जो है, वो HCl अब कैसा होता है? बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है। उसकी वजह से जो आपके स्टमक में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। उन्हें हम बोल देते हैं अल्सर। अल्सर सब जानते हैं, फोड़ेनुमा संरचना होती है जो, ठीक है ना। तो अल्सर हो जाता है, जठरीय अल्सर भी बोलते हैं कहीं कहीं किसी किसी बुक में। साथ में यहाँ पर आपको जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, ठीक है ना। तो पित्ताशय का विकार भी हो जाता है। पित्ताशय के विकार से मतलब है यहाँ पर जो आपका गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर किसकी वजह से खराब होगा? तो HCl, भाई HCl बहुत ज्यादा अम्लीय नेचर का है, किसी भी चीज में छिद्र कर सकता है, छेद कर सकता है, इसी वजह से। ठीक है। तो इसी वजह से हम उसको किस में रख लेते हैं? हम उसको रखेंगे हाइपर एसिडिटी में। कोई परेशानी? समझ में आया नियमन इसका? किस तरह से हम इसको नियमन करते हैं गैस्ट्रिक जूस का? क्लियर है? ठीक है, आप लोग ये चीज लिख लीजिएगा। अच्छा, एक लाइन लिखिएगा इसमें, लिखिए जैसे ही लिखिए, वरना एंटेरोगेस्टेरोन को आप लिख नहीं पाओगे, किस उसमें लिखना है। जैसे ही अर्धपचित भोजन, अर्धपचित भोजन गृहिणी में प्रवेश करता है, सॉरी, गृहिणी में प्रवेश करता है, उसी समय, उसी समय गृहिणी की, गृहिणी की श्लेष्मिका सतह, श्लेष्मिका सतह एंटेरोगेस्टेरॉन, एंटेरोगेस्टेरॉन
का स्त्रावन आरंभ करती है, जिससे जिससे HCl, जिससे आमाशय में HCl का स्त्राव कम होने लगता है। ऐसे लिखिए, जिससे आमाशय में HCl का स्त्राव कम होने लगता है। ठीक है, अब आप लोग HCl के स्त्रावन ये लिख लीजिएगा। लिख लिया? हाइपो एसिडिटी सब लिख लिया ना? गुड। हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल। कंट्रोल, नियंत्रण। जठरीय रस का नियंत्रण, अब हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना? कंट्रोल कैसे करते हैं? अगर हम जठरीय रस के कंट्रोल के बारे में बात करें, नियंत्रण के बारे में बात करें, तो इसे हम जनरली 3 स्टेप में कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? कितने स्टेप्स में? 3 चरणों में। 3 चरणों में नियंत्रित होता है, जिसमें फर्स्ट है सिफेलिक प्रावस्था, जठरीय प्रावस्था, आंतरीय प्रावस्था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर समझाते हैं। हो गया? लिखिए। हो गया? देखिए क्लास, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आपका फेवरेट फूड के बारे में बात करती हूँ, तो आप लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। राइट? ठीक है, आप इस वक्त कोई अपना फेवरेट फूड जो भी है, आप जो भी पसंद करते हैं, ठीक है, गोलगप्पे, मोमो, छोले भटूरे, जो भी आप पसंद करते हैं, अगर आप उसको सोचते हो, ठीक है ना, सोचते हो, तो उस दौरान भी आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रही है? जठरीय रस का स्त्रावन होने लगता है आपके पेट में दोबारा से। ठीक, अब सोचिए यहाँ पर कहीं पास में मतलब समोसे बन रहे हो, उसकी एरोमा आप लोग ले रहे हैं बराबर। ठीक है, तो क्या होगा आपके स्टमक में? बात पहले कर लो, बात पहले कर लो। ठीक है, तो उस वक्त भी आपके आमाशय में जठरीय रस का स्त्रावन होने लगेगा। ठीक है ना? सिर्फ सोचने भर से ही। ठीक है ना? सोचने भर से ही आपके अगर इस तरह से हो रहा है, तो वो सब चीज किसमें जाती है? सिफेलिक प्रावस्था में। अभी तक आपने खाया नहीं है खाना, सोच रहे हो या उसको महसूस कर रहे हो, सिर्फ सूंघ रहे हो, है ना? तो इसीलिए सिफेलिक प्रावस्था में हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते हैं या फिर उसकी एरोमा हम लोग लेते हैं। तो उस दौरान हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होने लगता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? साइकिक जूस। साइकिक रस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी बात बताई कि अगर यहाँ पर अभी समोसे बन रहे हो, तो आप लोगों को अपने आप भूख लगने लगती है। फिर लगती है ना भूख? आप काफी टाइम तक नहीं खाना खाओगे, तो आप लोग क्या महसूस करते हो कि आपको भूख लगने लगेगी, फिर आप सोचते हो कुछ तो खाएं यार, बहुत टाइम हो गया, कुछ तो खाया जाए, है ना?
अब सपोज कीजिए अगर आप लोगों को खूब अच्छे से खाना खिला दिया जाए, फिर आपको भूख लगती है कहीं? नहीं लगती है ना। फिर चाहे आपके सामने बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट भी दे दिया जाएगा ना, तो भी ठूस ठूस के खाया होगा तो भी आप नहीं खाएंगे, कहते हैं भाई अब तो बिल्कुल जगह नहीं है ना। तो ये जो आपको एहसास दिला रहा है कि आपको भूख लग रही है, बहुत देर से आपने कुछ खाया नहीं है, या आपने जो एरोमा ली है उसके हिसाब आपने कुछ खाया नहीं, आपको भूख लग रही है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग जनरली एपेटाइट एपेटाइट जूस भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो किसका एहसास दिलाता है, हमें भूख का एहसास दिलाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है ये एक तरीके से एपेटाइट जूस की तरीके से भी काम करता है, जो आप लोगों को किसका एहसास दिलवाता है, भूख का। अब आ जाइए, अब आप लोगों ने कुछ खा लिया, ठीक है। खाने के बाद अब जाहिर सी बात है वो ईसोफेगस में से होता हुआ कहाँ जाएगा, बोलस आपके स्टमक में। स्टमक में जाने की वजह से तो ऑब्वियस सी बात है आपके जठरीय रस का स्त्रावन ऑब्वियस होगा ही होगा, ठीक है। तो हम किस में पहुंच चुके हैं, जठरीय प्रावस्था में। इसमें हमने खाना खा लिया, इसमें नहीं खाया था, सोच रहे थे है ना, या एरोमा ले रहे थे, बट इसमें हमने क्या किया, हमने हमारा इसमें आ चुका है, लगा लो भाई आके टोक देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ खा लिया इसमें, तो जठरीय रस का स्त्रावन होगा, तो हम किसमें पहुंच गए, जठरीय प्रावस्था में। अब हमारे स्टमक में सब चीज डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। डाइजेशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना स्टमक में, ठीक है। डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद में जो आपका अर्धपचित भोजन है वो किसमें जाता है, डिओडेनम में, या ये मैं कहूँ कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाता है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, आंत्रिय प्रावस्था, जिसमें जो आपका अर्धपचित भोजन है वो आमाशय से होते हुए किसमें जाएगा, आपके ड्यूडेनम में पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम उसको कंट्रोल 3 फेज में, 3 चरणों में करते हैं। कोई परेशानी आई इससे रिलेटेड, समझ में आया होगा ना, ठीक। हेडिंग लिखिए वो आप लोग। अच्छा क्लास, एक खास बात और समझिएगा, अब आपका जो अर्धपचित भोजन है ड्यूडेनम में पहुंचा है ना, अब तक हमने क्या पढ़ा था, ये था आपका बोलस, बोलस था, बोलस कहाँ पहुंच गया था, स्टमक में। स्टमक से होते हुए अब कहाँ जाएगा, आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे कायम, ठीक है। अब ड्यूडेनम में क्या पहुंचा है, कायम पहुंचा है, ठीक है ना। एक लुद्दी समझते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे कागजों को अगर पानी में कर दिया, लुद्दी सी बना लें अगर हम, ठीक है ना, तो वो हो जाता है कायम। समझ में आया। तो अब कायम पहुंचा है आपके ग्रहणी में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रहणी में पाचन, ठीक है। ग्रहणी सब जानते हैं, ग्रहणी क्या होती है, ड्यूडेनम क्या होती है, लिखें पहले बताते हैं। लिख लें तो बता, हो गया। अब देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें पाचन के बारे में, ठीक है, तो आपके ग्रहणी में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता। मैं एब्सेंट लिख रही थी वैसे, पाचक एंजाइम जो है वो आपके ग्रहणी में नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूं ग्रहणी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, तो वो गलत है, ठीक है ना। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मैंने बताया था ईसोफेगस इकलौती ऐसी जगह होती है जहां पे किसी भी चीज का पाचन नहीं होता, उसमें आपका पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते। पाचक एंजाइम तो आपके इसमें भी नहीं है ग्रहणी में, लेकिन इसमें पाचन होता है, इसमें पाचन होता है। कैसे होता है, ग्रहणी की खुद की जो सतह होती है, ठीक है, उसमें पाचक एंजाइम नहीं है। लेकिन जो आपका ये सपोज कीजिए ये आपका स्टमक था, ये आपकी ग्रहणी है ड्यूडेनम, ठीक है, आगे चलकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके में यहाँ होता है लिवर और होता है आपका अग्नाशय, ठीक है ना। तो उनमें से होता हुआ ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम है, ये मैंने पाइलोरिक वॉल्व बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके में ग्रहणी में 2 प्रकार के रस प्रवेश करते हैं। कितने रस, 2 रस प्रवेश करेंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो होता है बाइल जूस,
पितरस, और एक होता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस। कोई परेशानी, दिक्कत, समझ में आया? अब देखिए क्लास, ग्रहणी में खुद की सतह पर किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं है, बट आपके जो रस है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये तो पाचक एंजाइम ही है, आपके पाचक रसी तो है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना? तो अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, पित्त रस, ठीक है, ये कौन बनाता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है जी? पित्ताशय बनाता है। चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़िए। पित्ताशय बना रहा है, सबके में पित्ताशय बना रहा है, गुड। और पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस कौन बना रहा है? अग्नाशय बना रहा है। ये तो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पित्त रस होता है ना, हमारा बाइल जूस, ठीक है ना, इसे हमारा यकृत बनाता है, यकृत की कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में बोले तो हिपैटोसाइट या हिपैटोसेल बोलते हैं, हिपैटिक सेल, ठीक है ना? तो यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं? पित्त रस का निर्माण करती हैं। समझ में आ रही है? जो लिवर होता है आपका, यकृत जो होता है, वो उसने क्या काम किया है? आपके पित्त रस का निर्माण किया है, बट निर्माण करने के बाद ये अपनी एक डक्ट के माध्यम से अपने उस पित्त रस को कहाँ पे भेज देती है? पित्ताशय में भेज देगी। समझ में आई? ये पित्ताशय में पित्त रस स्टोर्ड रहता है, समझ में आई? संचित रहता है, पित्ताशय बनाता नहीं है उसको। समझ में आ रही है बात? हमने कुछ खाना खाया है इस वक्त, ठीक है, हमारे डाइजेशन की जरूरत होगी, हमको बाइल जूस की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हमको बाइल जूस कहाँ से मिलेगा? पित्ताशय से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पित्ताशय में पित्त रस स्टोर्ड था, बनाया नहीं था पित्ताशय ने। बना तो कौन रहा है उसको? यकृत की कोशिकाएं, ठीक है ना? यकृत की कोशिकाएं लगातार आपका बाइल जूस बनाती जा रही है और आपके पित्ताशय में स्टोर्ड होता है, संग्रहित होता जा रहा है। क्लियर है ये बात? क्लियर रखना अपना, ठीक। अब हम बात करें अगर अग्नाशयी रस के बारे में, तो ये जो अग्नाशयी रस होता है, इसको, हाँ, अग्नाशयी बनाता है, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्टोर करता है, खुद ही बनाता है, लेकिन इसे अग्नाशय की एसिनाई कोशिका, एसिनाई कोशिकाएं होती है अग्नाशय में, जो अग्नाशयी रस का स्त्रावन करती है। क्लियर है? एक बार अपनी बात को फिर रिपीट कर देती हूँ, अग्नाशय का जो निर्माण है वो आपके अग्नाशय के एसिनाई कोशिकाओं के माध्यम से होता है। कोई परेशानी? समझ में आ रही है दोनों चीजें? गुड। अब देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें हमारे पित्त रस के बारे में, ठीक है ना, तो पित्त रस जो होता है, ये होता है ग्रीनिश येलो। अब ग्रीनिश येलो तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपका कैसा होता है? बाइल जूस थोड़ा सा हरा पीला रंग का होता है, ग्रीन और येलो कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो जनरली हरे से कलर का दिखता है हमको, ठीक है ना, वो बाइल जूस की वजह से ही दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइल जूस है हमारा कैसा होता है? ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं इनकी। अच्छा, मुझे आज अपनी बुक का नाम चेंज कराना है, याद रखना। हो गया क्लास?
हो गया? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, अग्नाशय। हाँ, उसको क्षति HCl का बिल्कुल पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचा सकता है वो। ठीक है, अगर ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो। ठीक है ना, HCl का स्रावन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए एसिडिटी के लिए अलग से वो आती है मेडिसिन, है ना, हमको लेनी चाहिए अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो, वरना आपके ऑर्गन खराब होने लगेंगे धीरे धीरे। अल्सर, बिल्कुल। लेकिन अल्सर जो होता है वो पेट में होगा, पेट से मतलब है जो आमाशय होती है ना, उसमें घाव होने लगते हैं, जठरीय अल्सर बोलते हैं इसको जनरली। ठीक है ना, आमाशयी अल्सर। अच्छा, हो गया ना ये? देखिए क्लास, अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज अ पित्त रस, बाइल जूस। पित्तरस में आप लोग ऑलरेडी लिख लेंगे ना, पित्तरस का निर्माण यकृत की कोशिकाएं करती हैं, जो बाद में पित्ताशय में स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है ना, इसको मैं नहीं लिखवा रही हूँ।
हो गया। क्या चीज? रबड़, हाँ। हाँ। हो गया, बता दिया करें। देखिए क्लास, इसमें तो अब रासायनिक संगठन में इतना बताने के लिए नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे ठोस दे रखे हैं ना ये इतने, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने इन ठोस के बारे में। ठोस में क्या क्या चीज आएगी आपकी? पित्त, लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पित्त लवण के बारे में बात की जाए, देख लो। पित्त लवण के बारे में क्लास बात की जाए तो पित्त लवण दो होते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार के पित्त लवण देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहला है आपका सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सेकेंडरी इज सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है ना। ये दो प्रकार के क्या होते हैं? पित्त लवण होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है ये सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट क्या होते हैं? तो ये दोनों आपके कॉलिक अम्ल, सुना होगा कॉलिक अम्ल, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पहले भी, ठीक है ना। तो कॉलिक अम्ल के व्युत्पन्न हुआ करते हैं। क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ कोलिक एसिड। कोलिक एसिड के ये व्युत्पन्न है, समझ में आया? क्या क्या चीज? ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। क्लियर है? अब आ जाएं आप पित्त वर्णक के बारे में। पित्त वर्णक मतलब बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट भी दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज बिलीरुबिन व बिली वर्डेन, ठीक है। चलिए अब एक डायग्राम बनाइएगा।
बनाए इसे। देख लिया क्लास, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को फिर हम लोग कल समझते हैं, आप लोग आज लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।